कैसे, मतलब कैसे एक दशक की जबरदस्त खुशहाली एक पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं 1929 की महामंदी, मतलब द ग्रेट डिप्रेशन की। पर देखिए, हम सिर्फ स्टॉक मार्केट के क्रैश होने की कहानी नहीं सुनाएंगे। नहीं, हम बात करेंगे उन छिपी हुई वजहों की, उन दरारों की जिन्होंने इस भयानक संकट की नींव तैयार की। तो ये कहानी है इस बात की कि आखिर वो तूफान बना कैसे। चलिए चलते हैं पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद की दुनिया में। यहां दुनिया में एक जबरदस्त पावर शिफ्ट हुआ। जरा सोचिए, एक तरफ था यूरोप जो 1918 में पहले विश्व युद्ध के बाद पूरी तरह तबाह हो चुका था, कर्ज में डूबा हुआ, और दूसरी तरफ अमेरिका, जिस पर युद्ध का कोई खास असर नहीं पड़ा, बल्कि वो तो दुनिया का सबसे बड़ा साहूकार, मतलब द वर्ल्ड्स लेंडर बन गया। बस यहीं से सारी ताकत का पलड़ा अमेरिका की तरफ झुक गया और वो बन गया दुनिया का नया इकोनॉमिक सुपर पावर। और जब कोई देश इतनी बड़ी आर्थिक ताकत बनता है तो क्या होता है। अमेरिका में एक ऐसे दौर की शुरुआत हुई जो पहले किसी ने कभी नहीं देखा था। इस दौर को नाम दिया गया रोरिंग ट्वेंटीज, मतलब ऐसा दशक जो जोश और जश्न से दहाड़ रहा था। सोचिए, फैक्ट्रियां दिन रात चल रही थीं, रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन हो रहा था। कार, रेडियो, फ्रिज जैसी नई नई चीजें जो कभी सपना हुआ करती थीं, अब आम घरों का हिस्सा बन रही थीं। स्टॉक मार्केट तो मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो बस ऊपर और ऊपर जा रहा था। लोगों को सच में लगने लगा था कि भाई अब गरीबी तो इतिहास बन चुकी है, हर तरफ बस उम्मीद ही उम्मीद थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है ना, इस सारी चमक दमक के पीछे कुछ बहुत गहरी और खतरनाक दरारें पनप रही थीं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी दरार वो थी इजी क्रेडिट, यानी आसान कर्ज। बाय नाउ पे लेटर का कल्चर शुरू हो गया। मतलब बैंकों और कंपनियों ने लोगों को एक तरह से उकसाना शुरू कर दिया कि अरे कमाई की चिंता मत करो, बस खर्च करो, पैसा हम देंगे। ये एक बहुत ही जोखिम भरा खेल था। तो इसका नतीजा क्या निकला? साफ था, लोग अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करने लगे और उधर कंपनियां इतना सामान बनाने लगीं जितना असल में कोई खरीद ही नहीं सकता था। मतलब प्रोडक्शन और परचेजिंग पावर का जो बैलेंस था वो पूरी तरह से बिगड़ गया। गोदामों में सामान पड़ा रह गया क्योंकि बाजार में असली खरीदार थे ही नहीं। अब आती है दूसरी बड़ी गड़बड़, स्टॉक मार्केट में खतरनाक सट्टेबाजी। इसे कहते थे मार्जिन ट्रेडिंग। इसका सीधा सा मतलब ये था कि लोग बैंकों से कर्ज लेकर शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे थे। क्यों? क्योंकि सबको लगता था कि मार्केट तो बस ऊपर ही जाएगा, नीचे आने का तो सवाल ही नहीं। ये एक तरह का जुआ था, वो भी उधार के पैसे से। और जरा सोचिए, अगर मार्केट जरा सा भी नीचे जाता तो लोग सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि बैंकों का पैसा भी साथ में लेके डूबते। और फिर थी तीसरी और शायद सबसे जरूरी वजह, अमीर और गरीब के बीच की खाई जो लगातार चौड़ी हो रही थी। एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रॉफिट्स तो आसमान पर थे, लेकिन दूसरी तरफ जो आम मजदूर थे उनकी तनख्वाह या तो बढ़ ही नहीं रही थी या बस नाम के लिए बढ़ रही थी। और किसानों का तो हाल और भी बुरा था, उनकी आमदनी साल दर साल घटती जा रही थी। तो मतलब साफ है, देश की सारी दौलत सिमट कर कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में जा रही थी, और जो बड़ी आबादी थी उनकी खरीदने की ताकत, उनकी परचेजिंग पावर धीरे धीरे खत्म हो रही थी। कोई भी बड़ी तबाही आने से पहले हमेशा चेतावनी के संकेत मिलते हैं, अलार्म बजते हैं, और 1929 से ठीक पहले भी ऐसा ही हुआ। आइए जरा टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 1928 आते आते कंपनियों के गोदाम बिना बिके माल से ठसाठस भर चुके थे। 1929 की शुरुआत में ही स्टॉक मार्केट खतरनाक हद तक ओवर वैल्यूड हो गया था। मतलब उसकी कीमत असलियत से कहीं ज्यादा थी। और इन सब के बावजूद बैंक धड़ल्ले से सट्टेबाजी के लिए रिस्की लोन बांट रहे थे। सारे के सारे रेड फ्लैग्स सामने थे, साफ साफ दिख रहे थे। पर इन सारे खतरों के बीच माहौल कैसा था? माहौल था एवरीथिंग इज फाइन, सब चंगा सी। हाँ, कुछ इकोनॉमिस्ट थे जो चिल्ला चिल्लाकर चेतावनी दे रहे थे, लेकिन उनकी आवाज सब ठीक है कि शोर में कहीं खो गई। ये संकेत साफ थे, अगर कोई देखना चाहता। 3 बड़े खतरे थे। पहला, शेयर अपनी असली कीमत से कई गुना, मतलब कई गुना ज्यादा महंगे हो चुके थे। ये एक ऐसा बुलबुला था जिसे बस फटना ही था। दूसरा, जिन कंपनियों के नाम पर बाजार चढ़ रहा था ना, उनका खुद का मुनाफा असल में घटने लगा था। और सबसे बड़ी चेतावनी, कुछ बड़े होशियार निवेशक वो चुपचाप अपने शेयर बेचकर बाजार से निकल रहे थे, और आम लोग वो अपनी सारी जमा पूंजी झोंक रहे थे। और फिर वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी।
कुछ ही दिनों के अंदर उम्मीदों का वो पूरा महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ 24 अक्टूबर, जिसे ब्लैक थर्सडे कहा जाता है। उस दिन घबराहट में लोगों ने शेयर बेचना शुरू किया और देखते ही देखते बिकवाली की बाढ़ आ गई। कुछ बड़े बैंकों ने मिलकर बाजार को संभालने की एक कोशिश तो की, लेकिन वो बस तूफान से पहले की खामोशी थी। असली तबाही तो ब्लैक मंडे और फिर ब्लैक ट्यूसडे को आई। इन 2 दिनों में बाजार इतनी बुरी तरह गिरा कि उभरने की सारी उम्मीदें ही खत्म हो गईं। और इसका असर, जरा उस छोटे निवेशक के बारे में सोचिए जिसने शायद अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पाई जोड़ी थी, और बस कुछ ही घंटों में सब कुछ उसकी आंखों के सामने स्वाहा हो गया। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये सपनों का, भविष्य का कत्लेआम था। पर यह आग सिर्फ शेयर बाजार तक ही सीमित नहीं रही। यहां से एक ऐसी विनाशकारी लहर उठी जिसने देखते ही देखते पूरे देश की अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले लिया। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था। पहली डोमिनो गिरी शेयर बाजार में। इसके गिरते ही बैंक ढह गए। जब बैंक डूबे तो उन्होंने फैक्ट्रियों को कर्ज देना बंद कर दिया, तो फैक्ट्रियों पर ताले लग गए। और जब फैक्ट्रियां बंद हुईं तो लाखों लाख लोग सड़क पर आ गए, बेसहारा, बेरोजगार। अब देखिए, बैंकों के डूबने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी बैंक रन। जैसे ही ये खबर फैली कि बैंक मुसीबत में है, लोग घबरा गए। सब अपना पैसा निकालने के लिए बैंकों की तरफ भागे। पर सच तो ये है कि किसी भी बैंक के पास इतना कैश नहीं होता कि वो अपने सारे ग्राहकों को एक साथ पेमेंट कर सके। बस इसी भगदड़ ने पूरे बैंकिंग सिस्टम को घुटनों पर ला दिया। और यहां एक और बहुत जरूरी बात समझनी होगी। उस जमाने में आज की तरह कोई बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस जैसी चीज नहीं थी। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर किसी का बैंक डूबा तो उसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी भी उसके साथ ही डूब गई, हमेशा के लिए। 1931 आते आते अमेरिका में बेरोजगारी की दर 25% तक पहुंच गई थी। मतलब हर 4 में से 1 काम करने वाले इंसान के पास कोई काम नहीं था। ये आंकड़ा ही उस दौर की भयावहता बताने के लिए काफी है। हालत इतनी बिगड़ गई थी कि शहरों में ब्रेड लाइंस लगना एक आम नज़ारा बन गया था। मतलब मुफ्त खाने के लिए लगी मीलों लंबी कतारें। लोगों के घर छिन गए थे और उससे भी ज्यादा उनका आत्मसम्मान टूट चुका था। पर यह संकट सिर्फ अमेरिका की सरहदों के अंदर नहीं रहा। बहुत जल्द इसकी लपटों ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। तो ये संकट पूरी दुनिया में फैला कैसे? हुआ ये कि खुद संकट में फंसे अमेरिका ने यूरोप के देशों को दिए गए अपने कर्जे वापस मांगने शुरू कर दिए, और इस एक कदम ने उन देशों की पहले से ही नाजुक अर्थव्यवस्थाओं को पूरी तरह से तबाह कर दिया। नतीजा, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़े बड़े देश भी गहरे आर्थिक संकट में फंस गए। दुनिया भर का कारोबार एक तरह से ठप पड़ गया, और अमेरिका से शुरू हुआ यह संकट अब आधिकारिक तौर पे एक विश्वव्यापी महामंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन बन चुका था। जब यह संकट आया ना, तो दुनिया भर की सरकारों ने जो पहला रिएक्शन दिया वो सच कहें तो बहुत ही विनाशकारी साबित हुआ। उस जमाने में पता है क्या माना जाता था? यही कि बाजार में अगर कोई गड़बड़ है तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इंतजार करो। पर हकीकत तो बिल्कुल ही अलग थी। कुछ भी ठीक नहीं हुआ, और इस कुछ ना करने की सोच का नतीजा बहुत भयानक था। लेकिन इसी अंधेरे के बीच उम्मीद की एक किरण दिखी, और वो किरण आई अमेरिका से, जिसने एक बिल्कुल नया, एक साहसिक रास्ता अपनाने का फैसला किया। ये बदलाव आया साल 1933 में, जब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने। उन्होंने आते ही ये बात समझ ली कि भाई, पुराने तरीकों से तो अब काम चलने वाला नहीं है, अब कुछ बड़ा, कुछ बहुत ही हिम्मत वाला कदम उठाना पड़ेगा। और उन्होंने जो प्लान सामने रखा उसे इतिहास में न्यू डील के नाम से जाना गया। इसका मकसद था सीधा संकट की जड़ पर हमला करना। तो इस न्यू डील के 4 बड़े हिस्से थे। सबसे पहले तो बैंकिंग सिस्टम पर लगाम कसी गई, नए नियम बनाए गए ताकि लोगों का अपने पैसों को लेकर जो भरोसा टूट गया था वो वापस आए। दूसरा काम था जॉब्स बनाना। सरकार ने खुद सड़कें, पुल, डैम जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए ताकि लाखों लोगों को काम मिले। तीसरा, जो किसान और मजदूर सबसे ज्यादा परेशान थे, उन्हें सीधी आर्थिक मदद दी गई। और आखिर में एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बनाया गया। और जानते हैं, इस हिम्मत भरे कदम का असर दिखने लगा। धीरे धीरे ही सही, न्यू डील ने अमेरिकी इकोनॉमी में फिर से जान डालना शुरू कर दिया। अब देखिए, जहां एक तरफ अमेरिका एक नया रास्ता ढूंढ रहा था, वहीं दूसरी तरफ यूरोप की कहानी एक बिल्कुल अलग और बहुत ही खतरनाक मोड़ ले रही थी। जर्मनी में क्या हुआ?
वहां की आर्थिक तबाही ने सीधे सीधे राजनीतिक तबाही को जन्म दे दिया। जब बेरोजगारी और निराशा हद से ज्यादा बढ़ गई तो लोगों को अडोल्फ हिटलर जैसे कट्टरपंथी नेता में अपना मसीहा दिखने लगा। उसका 1933 में पावर में आना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये उस आर्थिक संकट का सीधा नतीजा था। और ये कहानी सिर्फ जर्मनी की नहीं थी। पूरे यूरोप में इस आर्थिक संकट ने लोकतंत्र की जड़ों को हिलाकर रख दिया। इटली हो, स्पेन हो, कई देशों में फांसीवाद और तानाशाही को पनपने का मौका मिल गया। सोचिए, एक तरफ अमेरिका में सरकार पर भरोसा बनाया जा रहा था और दूसरी तरफ यूरोप में ये भरोसा बुरी तरह टूट रहा था। खुद को बचाने के लिए हर देश ने एक हथियार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसे कहते हैं टैरिफ। इसका सीधा सा मतलब था कि दूसरे देशों से आने वाले सामान पर भारी टैक्स लगा दो। उम्मीद ये थी कि इससे अपने देश के उद्योग बच जाएंगे। और बहुत जल्द पूरी दुनिया में बस एक ही सोच हावी हो गई, हर देश सिर्फ अपने लिए सोचेगा। जो एक दूसरे की मदद करने वाली बात थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। लेकिन खुद को बचाने की इस कोशिश का असर बिल्कुल उल्टा हुआ। एक देश टैक्स लगाता तो जवाब में दूसरा देश भी टैक्स लगा देता। देखते ही देखते सबने एक दूसरे के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए। नतीजा, दुनिया भर का व्यापार ठप हो गया। और इन सब बड़ी बड़ी घटनाओं का असर आम इंसान की जिंदगी पर क्या पड़ा? सब कुछ बदल गया। लोगों ने फालतू खर्च करना बंद कर दिया और बचत की अहमियत को समझा। और साथ ही एक नई सोच भी पैदा हुई, एक नई उम्मीद कि जब बुरा वक्त आए तो सरकार को अपने लोगों की मदद करनी ही चाहिए। देखिए, एक कड़वी और थोड़ी चौंकाने वाली सच्चाई ये है कि इस महामंदी का अंत किसी इकोनॉमिक पॉलिसी से नहीं हुआ। इसका अंत हुआ दूसरे विश्व युद्ध की वजह से। जब युद्ध शुरू हुआ तो हथियारों और दूसरे सामानों की जरूरत पड़ी, जिससे फैक्ट्रियां फिर से चालू हो गईं और बेरोजगारी खत्म हो गई।